स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। फिजिक्स के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम वैद्युत फ्लक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वैद्युत फ्लक्स के विशेष स्थितियाँ क्या हैं? इन सभी विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, अंग्रेजी में वैद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। अंग्रेजी में वैद्युत फ्लक्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। पहले हम वैद्युत फ्लक्स के विषय में थोड़ा सा समझ लें, तब इसकी परिभाषाओं के विषय में सुना जाए। मान लिया जाए कि कोई एक बिंदु आवेश Q है। इस बिंदु आवेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और इस वैद्युत बल रेखाओं निकलने वाली रेखाओं को घेरने वाला एक पृष्ठ है। मान लिया जाए यस है, तो इस यस के एकांक क्षेत्रफल अवयव ले लें और इस एकांक क्षेत्रफल अवयव dA बराबर 1 एकांक क्षेत्रफल अवयव लिया जाए, तो इस एकांक क्षेत्रफल अवयव के अभिलंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यही कल्पना की गई है और इसी के विषय में समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है? क्या लिखा गया? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। अतः वैद्युत क्षेत्र के लिए हम एक अन्य राशि को परिभाषित करते हैं जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कुल वैद्युत बल रेखाओं की उसी संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। वही हम पहले आपको समझा दिए कि किसी पृष्ठ ले लें, इस पृष्ठ से एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं इसके पृष्ठ के अभिलंबवत, उसी बल रेखाओं की संख्या की माप ही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं कि आप वैद्युत फ्लक्स को भली भांति समझ गए हैं। अब इसके बाद हम इसके चित्र पर भी विचार कर लेते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक पृष्ठ, एक क्षेत्रफल पृष्ठ आपका यस है और इस यस के एक छोटे से अवयव dA से बल रेखाएं निकल रही हैं और इन्हीं बल रेखाओं की संख्या ही आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तब उसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा। हम परिकल्पना ये करते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं E हैं, तो dA क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? गुणा हो जाएगी EdA, और EdA जो गुणनफल आएगा वही dA क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स होगा, जिसे हम d फाई E द्वारा प्रदर्शित करेंगे। वही कहा गया कि dA क्षेत्रफल से अगर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या E हो, तो dA क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या d फाई E बराबर EdA होगा। यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दें तो dA के स्थान पर हम dA कास थीटा लेंगे, क्योंकि इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? थीटा कोण घुमाने पर dA कास थीटा होगा। तो उस स्थिति में dA के स्थान पर हम dA कास थीटा रख सकते हैं। तो EdA कास थीटा को ये दोनों अदिश राशियों का गुणनफल हो जाएगा, इसलिए EdA कास थीटा के स्थान पर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA लिख सकते हैं। अर्थात यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से थीटा कोण से निकल रही हों, तो उस स्थिति में जो उस क्षेत्रफल अवयव के dA क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा।
तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम थोड़े थोड़े पृष्ठों से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्याओं का योग कर दें तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर होगा सम ऑफ डी फाई ई। तो फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं सम ऑफ डी फाई ई। तो फाई ई बराबर होगा डी फाई ई का योग और डी फाई ई के योग को सम ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए भी लिखा जा सकता है। यदि डी ए अत्यंत छोटा हो अर्थात यह सूक्ष्म की ओर अग्रसरित हो तो हम इसे समाकलन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के। अर्थात समाकलन के रूप में लिखें तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस समाकलन या क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। कहीं कहीं क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखता है, कहीं कहीं आपका समाकलन पृष्ठीय समाकलन वेक्टर ई डॉट और वेक्टर डी ए लिखा जाता है। तो किसी भी संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर समाकलन सरफेस समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जहाँ पर यह सरफेस यस इस तरह से जो आकृति बनी है यह क्या है? जहाँ यह चित्र संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन या सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। पुनः सुन लें, वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी बिंदु के चारों ओर उपस्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के बराबर होता है। और भी कुछ बिंदुओं पर हम विचार कर लेते हैं। इस स्थिति में यदि हम उसी समीकरण को आगे बढ़ाएं तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा और बन जाती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो हमने देखा कि संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या आया? फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए आया था। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के स्थान पर ई डी ए कास थीटा लिख सकते हैं। अगर ई डी ए कास थीटा लिखें तो ई और कास थीटा ये आपका क्या है? ये आपका नियतांक है। तो इसे समाकलन के बाहर रख दें तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई कास थीटा क्लोज इंटीग्रल डी ए या सरफेस इंटीग्रल डी ए। तो सरफेस इंटीग्रल डी ए मान लिया जाए कि ये आपका संपूर्ण यदि मान लिया जाए कि यह एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को छोटे छोटे अवयवों में जोड़ दें तो छोटे छोटे अवयवों में अगर तोड़ा जाए तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरे पृष्ठ का ही क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई कास थीटा समाकलन डी ए को अगर जोड़ेंगे संपूर्ण ए आ जाएगा। अर्थात फाई ई बराबर आपका क्या आएगा? फाई ई बराबर आप लिख सकते हैं ई ए कास थीटा के। तो यही आपका वैद्युत फ्लक्स की सूत्र हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए या ई ए कास थीटा। कुछ और चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स के विषय में थोड़ा और भी बिंदु पर अध्ययन करें तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है।
वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, लेकिन यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होगा? जब किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकले। मान लीजिए कि एक गोला है, गोले में स्पष्ट हो जाएगा। अगर गोले के अंदर से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं तो वह वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और यदि बल रेखाएं गोले के अंदर आ रही हैं तो बल रेखाएं ऋणात्मक होगी। यह मुख्य पॉइंट है, इसको जानते रहिएगा। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हों तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यह विशेष स्थिति है, इसको आप लोग ज़रूर अध्ययन करिएगा या याद करिएगा। इस चित्र में यदि हम इस तरफ देखें तो यह वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और जबकि इस चित्र में इस तरफ देखें तो यह वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ से ये बाहर बल रेखाएं निकल रही हैं तो इधर वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, और इधर बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, इस कारण से यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि फाई बराबर ई कास थीटा होता है। कैसे लिखा गया था वहाँ पर हमने आपको समझाया था। सरफेस इंटीग्रल डी ए बराबर हम लिख सकते हैं ए को। कैसे लिख सकते हैं? ये छोटे छोटे अवयवों को सभी को मिला दें तो ये पूरा पृष्ठ हो जाता है। तो पूरे पृष्ठ के लिए सरफेस इंटीग्रल डी ए बराबर ए हो जाएगा, अतः फाई बराबर ई ए कास थीटा होगा। अब विशेष स्थितियाँ देखते हैं। कब पृष्ठ कितने अंश के कोण पर रखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो सकता है? तो विशेष स्थितियों पर चर्चा करते हैं। पहली स्थिति, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो उस स्थिति में आपका वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता की दिशा और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश अर्थात डी या एन कैप की दिशा दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत रखा गया है। पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत रखा गया है, तो इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब और वैद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही दिशा में होंगी, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा होगा। तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा होगा। यहाँ पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि पृष्ठ लंबवत रखा गया है तो थीटा बराबर 90 अंश। ऐसा कभी मत करिएगा। पृष्ठ आपका लंबवत रखा गया है, जो आपका ये थीटा होता है वह वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण होता है, और ये डी ए यह आपका जो पृष्ठ है वह डी ए अभिलंबवत रखा गया है, और वेक्टर डी ए जो है वह डी ए के अभिलंबवत होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर यह आपका एक पृष्ठ है, यह डी ए है, और इसके अभिलंबवत जो हम खींचेंगे वह वेक्टर डी ए होगा। यदि हम डी ए को अभिलंबवत रखे हैं तो वेक्टर डी ए उसके समांतर हो जाएगा। इस स्थिति में थीटा बराबर हम 0 रखें तो वहाँ पर हमें प्राप्त होगा फाई बराबर ई ए कास 0, और कास 0 का मान 1 होता है तो फाई बराबर ई ए होगा। तो यह पहली स्थिति है कि यदि वैद्युत फ्लक्स कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखी गई है तो उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होता है और वह ई ए के बराबर होगा। दूसरी स्थिति क्या है? यदि पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखे हैं, यदि पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, ये तीर जो दिखाई गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इस तीव्रता के समांतर यदि हम पृष्ठ रख दिए तो यह पृष्ठ के सदिश वेक्टर ए इसके अभिलंबवत हो जाएगा, अर्थात इनके बीच बना कोण 90 अंश होगा। तो उस स्थिति में हम थीटा बराबर 90 अंश लेंगे तो फाई बराबर आपका ई ए कास 90 होगा, और कास 90 का मान 0 होता है। तो इस स्थिति में फाई बराबर 0 आएगा। तो यदि हम कह दें, यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस स्थिति में किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होगा, तो आप कहेंगे जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखा गया हो
और कब ज़ीरो होगा, जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा गया हो। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमी सूत्र का अध्ययन करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा या वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स डी फाई वी बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के, माने क्षेत्रफल अवयव गुणे वेक्टर ई का गुणनफल ही वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर होगा ई का मात्रक गुणे डी ए का मात्रक। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन गुणे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। और डी ए क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आएगा। तो ये याद रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर सूत्र से लिखा लेंगे डी फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं फाई ई बराबर संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई बराबर ई ए कास थीटा, फाई बराबर ई ए कास थीटा। ई का मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलाम, ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, कास थीटा अनुपातिक राशि है, इसका मात्रक नहीं होगा। अतः वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि ई बराबर होता है वी अपान डी के। अगर ई बराबर वी अपान डी होता है तो यदि हम इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू के, लेकिन आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे ई बराबर वी अपान डी होता है। यदि हम ई बराबर वी अपान डी लें तो ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। यदि हम ये सूत्र रखें तो वोल्ट प्रति मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, अर्थात वोल्ट मीटर भी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स के कौन कौन से मात्रक हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, दूसरा मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। ये दोनों मात्रक आपके वैद्युत फ्लक्स के मात्रक होते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र बराबर ई का बीमी सूत्र गुणे ए का बीमी सूत्र। ई का बीमी सूत्र क्या है? ई बराबर होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन का बीमी सूत्र एम एल टी पावर -2, और क्यू का कूलाम का बीमी सूत्र ए टी, कूलाम का बीमी सूत्र ए टी, और बल का बीमी सूत्र एम एल टी पावर -2, और ए का बीमी सूत्र एल स्क्वायर। यदि हम इसको हल करें तो ये आपका आ जाएगा एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1। धन्यवाद।